आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये 12th का 8वां चैप्टर है। ठीक, इसे सिर्फ हम सिर्फ एक घंटे में पूरे ये एक चैप्टर रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए एंड कोई भी मेडिकल कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सिर्फ एक घंटे में एक चैप्टर रिवीजन कराया जाएगा, सिर्फ एक घंटे में, और 25 दिनों के अंदर पूरी 12th की बायोलॉजी रिवीजन कराया जाएगा। ठीक, सिर्फ एक घंटे में ही इस चैप्टर को रिवीजन करना है। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के अलावा एक लाइन भी नहीं पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी का एक लाइन छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाने वाला हूँ और एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ाएंगे भी नहीं और पूरी एनसीईआरटी कवर करवा देंगे। क्या पूरी एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा सिर्फ एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमको। ठीक, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ डिजीज। सबसे पहला टर्म आता है, सबसे पहला टर्म आता है स्वास्थ्य। क्या? स्वास्थ्य यानी हेल्थ। क्या? हेल्थ। ये मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए मैं दोनों टर्म को लिखूंगा। हो सकता है सिर्फ हिंदी में बोलूं लेकिन टर्म दोनों लिखा जाएगा। ठीक, सबसे पहला टर्म आता है स्वास्थ्य, हेल्थ। अब एक हेल्थ पर्सन हम किसे कहेंगे? अगर हम पूछे कि एक हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे तो आप लोगों का जवाब आएगा रोगों की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी व्यक्ति में कोई डिजीज नहीं है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन नहीं, ये क्या, अगर रोग की अनुपस्थिति की बात करते हैं, अगर उसमें कोई भी रोग नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, अगर आप वो बोलते हैं कि अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है, ये गलत है। रोगों की अनुपस्थिति आप केवल ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति स्वस्थ, फिर तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? तो स्वास्थ्य व्यक्ति, अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें हेल्थ का डिफिनेशन, यह डिफिनेशन 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। हेल्थ का डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग। ठीक, हेल्थ का डिफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग देना है। तो हेल्थ का सिर्फ इसमें ना 3 चीजों को ध्यान रखना है। कितना चीज? 3 चीजों को ध्यान रखना है। फिजिकल, एक हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? उसे फिजिकल रूप से स्वस्थ होने चाहिए। फिजिकल जिसे हम सब शारीरिक बोलते हैं। दूसरा मेंटल, जिसे हम मानसिक बोलेंगे। उसके बाद सोशल, जिसे हम सामाजिक बोलेंगे। अब इन तीनों टर्म का मतलब क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये तीनों क्यों स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? क्यों? अगर मान लो मैं जैसे बोल रहा कि अगर किसी व्यक्ति में है ना अब्सेंस ऑफ डिजीज, रोग की अनुपस्थिति, वो स्वास्थ्य व्यक्ति है। मान लो अगर वो मेंटली रूप से वो मेंटल सही नहीं है, उसका मेंटली सही नहीं है, तो उसे स्वास्थ्य व्यक्ति नहीं कहेंगे। कैसे? मान लो कि उनमें रोग नहीं है, मानते हैं, लेकिन अगर वो 2 लोगों के बीच बात कर रहा है, उसको मार दिया पाठ थप्पड़। अब 2 लोगों के बीच बातें कर रहा है, बातें करते करते उसे थप्पड़ मार दिया, क्या वो मेंटली डिसऑर्डर है? अब मेंटली डिसऑर्डर है, क्या वो स्वास्थ्य व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब सोशल, मान लो एक तुम्हारा घर जो है वो पूरी तरह से तुम साफ सुथरा रखता है, तुम अपने घर को साफ सुथरा रखता है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी जो है वो पूरी तरह से एकदम कचरा को घिना बना के रखते हैं, पूरे आसपास में कचरा फैलाए रखते हैं, क्या वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाए?
समाज में उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। तो फिर तीनों रूप से क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे क्या, एक स्वास्थ्य व्यक्ति। हम WHO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन देखेंगे। तो WHO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या होगा, हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 घंटा ही मेरे पास है। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन की बात करें तो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश, अगर हेल्थ का डिफिनेशन पूछेगा WHO के अकॉर्डिंग तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। किसमें लिखना होगा, इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो मैं इंग्लिश में ही डिफिनेशन बोल रहा हूँ। WHO के अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन होगा हेल्थ का, वो जान लेते हैं। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social, spiritual well-being, and not merely absence of disease or infirmity or infirmity। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल well-being and not merely absence of disease or infirmity। अगर अब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बुरा मान जाए उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी डिफिनेशन बोल रहा हूं कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति हम उसे कहेंगे जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसे हम स्वास्थ्य व्यक्ति कहेंगे WHO के अनुसार। अब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो क्या है, कोई व्यक्ति पूरा स्वस्थ है। मान लो इस तीनों रूल को वो फॉलो कर रहा, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, क्या, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है, अगर व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी है, तो अगर एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य के ऊपर, अगर कोई स्वस्थ है तो मनुष्य के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो अगर वो पूरी तरह से हेल्दी है तो ऑब्वियसली सी बात है भाई वो वर्क ज्यादा करेगा, वो क्या करेगा, वर्क ज्यादा करेगा, कोई भी काम करेगा वो ज्यादा करेगा, चाहे तो वो नाइट ड्यूटी भी लगा सकता है अगर वो हेल्दी पर्सन रहेगा। अगर वो हेल्दी पर्सन ही नहीं है, उनमें मान लो वो क्या है, फिजिकल रूप से क्या ग्रसित, उसे कोई ना कोई डिजीज, क्या वो नाइट ड्यूटी लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो अगर मान लो पूरी तरह से वो हेल्दी पर्सन है तो वो क्या करेगा, नाइट ड्यूटी भी कर सकता है, वो ज्यादा वर्क करेगा, वर्क ज्यादा करे, अब वर्क ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है इनकम ज्यादा होगी। अब मान लो व्यक्ति के पास क्या है, वर्क ज्यादा कर रहा है, इनकम ज्यादा, वर्क ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है इनकम बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ेगा तो मान लो उसको कोई डिजीज होगा, अगर इनके पास पैसा रहेगा तुरंत उस डिजीज का इलाज करवा लेगा, हॉस्पिटल में जाकर के दवाई ले लेगा, इनको कोई भारी डिजीज नहीं होगा। अगर इनके पास इनकम रहेगा तो मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, मातृ मृत्यु दर में कमी, क्या होगा, मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, पैसा रहेगा। अब मातृ मृत्यु दर किसी को यही नहीं पता होगा मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं। मातृ मृत्यु दर का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई जब प्रेग्नेंट महिला होती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है जन्म के, बहुत सारा प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या होती है कि डिलीवरी के समय क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है, यही कहलाती है मातृ मृत्यु दर। अब मान लो कि अगर इन व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, प्रेग्नेंट के दौरान इसकी वाइफ नहीं मरेगी, वो इलाज कहाँ लेगा। और शिशु मृत्यु दर में भी कमी होती है, क्या, शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, क्या, शिशु मृत्यु दर में क्या होता है, मान लो कोई जब बच्चे को कोई मां जन्म देती है तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारा शिशु मर जाता है, क्यों, सही न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता उस वक्त,
सही इलाज नहीं कर पाता है, घर पे ही डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल लेके नहीं जाता, इस वजह से क्या होगा, शिशु मृत्यु दर। अब इनके पास पैसा हॉस्पिटल लेके जाएगा। समझ में आ गया? अगर एक स्वास्थ्य लेती रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात ये आती है स्वस्थ रहने के लिए हमें करना क्या क्या है। अगर हमें हेल्दी रहना है, एक हेल्दी पर्सन रहना है, हेल्दी पर्सन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हेल्दी बने रहने के लिए क्या करना होगा। तो आप जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या होना, शारीरिक स्वच्छता बनाना है ना, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना। अब शारीरिक स्वच्छता मतलब क्या है, हम डेली क्या करें, नहाएं। अभी जैसे ठंड का मौसम, बहुत सारा लोग क्या हो 10-10 दिन तक नहीं नहाए, अब 10 दिन तक नहीं नहाए फंगल को इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर हो सकता है अभी बहुत सारा खुजली वगैरह हो सकता है ठंड में। तो शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, पहला। दूसरा, जो हम खाना खाएंगे संतुलित आहार, क्या संतुलित आहार, संतुलित आहार एंड पेयजल लेना चाहिए। ठीक, संतुलित आहार और पेयजल। अब मान लो हम खाना ही खा रहे हैं कॉन्टामिनेटेड, 3 दिन का खाना बचा हुआ, 3 दिन का बना हुआ खाना आज खा रहे हैं, क्या हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। तो संतुलित आहार और पेयजल। बहुत सारा क्या होता है, खाना बना करके रसोई घर में से ही खुला छोड़ देते, अब उसमें आएगा कोई, पता चले मक्खी वजह, कोई मक्खी आके बैठेगा, कोई मादा एनाफिलीज मच्छर आकर के उस पर बैठेगा, हो सकता है बहुत सारा डिजीज हो सकता है। ठीक, तो संतुलित आहार एंड पेयजल होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए, और स्वास्थ्य अच्छे बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है व्यायाम, एक्सरसाइज, डेली वॉकिंग, रनिंग, ये सभी जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। एक्सरसाइज, ठीक, स्वास्थ्य की बात यहाँ तो हो गई, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे अभी 3 चीज देख चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रोग। क्या आ जाता? रोग आ जाता, डिजीज। हो सकता है कभी कभार रोग के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि रोग किसे कहते हैं, व्हाट इज डिजीज। ठीक है, तो डिजीज का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब एक अंग एक पहले मैं बोल देता हूँ फिर लिखूंगा, ठीक है। जब एक अंग या एक से अधिक अंग, जब एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्या एक ऑर्गन या मल्टीपल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार का लक्षण यानी सिम्टम्स या कठिनाइयां यानी डिफिकल्ट महसूस होती है या उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम रोग कहते हैं। रोग किसे कहेंगे? एक अंग या एक से अधिक अंग, एक से अधिक अंग या अंग तंत्र या अंग तंत्र के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार का लक्षण या कठिनाइयां उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार का लक्षण या कठिनाइयां उत्पन्न होती है,
कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, उसे रोग कहते हैं, उसे रोग कहते हैं। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम वाला ऑर्गन या मल्टीपल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर प्रतिकूल यानी इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार के मल्टीपल लक्षण यानी सिम्टम, कठिनाइयां यानी डिफिकल्ट उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम? डिजीज कहते हैं। ठीक, अब ये डिजीज रोग कितने प्रकार का होता है? रोग दो प्रकार का हो सकता है। रोग कितने प्रकार का होता है? तो रोग दो प्रकार का होता है। ठीक, रोग कितने प्रकार का होता है? रोग दो प्रकार का होता है। एक हो सकता है हमारा जन्मजात रोग। अगर हम बात करें रोग का, रोग हमारा दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है जन्मजात, एक होता है जन्मजात, एक होता है उपार्जित। उपार्जित रोग जन्मजात को बोलते हैं कोजेनाइटल डिजीज और उपार्जित रोग को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो जन्मजात रोग क्या होता है? जो हमें जन्म से ही पाए जाते हैं, जो हमें जन्म से ही पाए जाते हैं। बहुत सारा ऐसा डिजीज है और बहुत ही खतरनाक डिजीज जो हमें क्या होता है? जन्म से ही पाए जाते हैं, यानी मेरे मम्मी पापा से ही क्या होता है? जन्म से ही पाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स बोल सकता है जो। ठीक, तो वो जन्मजात रोग कहलाता है। जैसे जन्मजात रोग कौन कौन होते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 5 में जेनेटिक्स में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। मैं इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद आ जाता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और उसके बाद आ जाता है हमारा एक वर्णांधता, हीमोफीलिया। ये सभी क्या है? जन्मजात रोग। ये सभी क्या है? जन्मजात रोग। उपार्जित रोग वो जो हमें जन्म के बाद होते हैं। जैसे मेरा मान लो मेरा हार्ट टूट गया, ये हमें जन्म के बाद हो रहा है। तो बेसरी से बात, हमें बुखार, ये हमें जन्म के बाद हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उपार्जित रोग। ऐसा रोग जो हमें जन्म के बाद मिल रही है, ठीक है, उसे उपार्जित रोग बोलेंगे, यानी एक्वायर्ड डिजीज बोलेंगे। अब एक्वायर्ड डिजीज ये दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है संक्रामक, एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। एक होता है संक्रामक यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक, संक्रामक रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता, उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक। और संक्रामक रोग उसे बोलेंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलता, उसे क्या बोलेंगे? वो संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग का एग्जांपल जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग। ठीक, जैसे दाद भी क्या है? संक्रामक रोग है। और संक्रामक में क्या है? जैसे टाइफाइड, कैंसर, ये सभी असंक्रामक रोग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है क्या, वो सुनो। सबसे खतरनाक, क्या? सबसे खतरनाक संक्रामक रोग कौन होता है और सबसे खतरनाक और संक्रामक रोग कौन होता है? सबसे खतरनाक संक्रामक रोग और सबसे खतरनाक असंक्रामक रोग। तो सबसे खतरनाक संक्रामक रोग होता है एड्स। स्टार माल इंपोर्टेंट, कभी भी पूछ सकता है, पूछा गया, पूछेगा क्या? एड्स। और सबसे खतरनाक और संक्रामक रोग कैंसर। समझ में आ गया यहाँ तक? ये तो थोड़ा मेरा इंट्रो था। ठीक, एक बार किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब कर देते हैं इरेज। यहाँ से अभी तक सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।
वो ये कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनेशन और एक डिजीज किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन। हम बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, रोगजनक, रोगवाहक। अक्सर बच्चों को यहाँ पे इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं हुआ। उसके बाद आता है रोगवाहक। रोगजनक को बोलते हैं पैथोजन, रोगवाहक को बोलते हैं वेक्टर। क्या है रोगजनक, क्या है क्या है रोगजनक यानी पैथोजन, क्या है रोगवाहक यानी वेक्टर। तो रोगजनक यानी पैथोजन जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, क्या, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, रोगजनक। जो हमारे शरीर तक रोगों को पहुंचाता, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता, उसे क्या बोलते हैं, रोगवाहक। उसे क्या बोलते हैं, रोगवाहक। ठीक है, वह जीव जो रोगजनक को व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, रोगवाहक। अब रोगजनक के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, तो पैथोजन के रूप में हमारा हो सकता है बैक्टीरिया, देख लेते हैं क्या क्या, बैक्टीरिया हो सकता, मैं हिंदी में लिखता हूँ इसका नहीं लिखता हूँ, जीवाणु हो सकता है, जीवाणु, विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, प्रोटोजोआ, और जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक। इसके बाद कृमित, इसे हेलमिंथ बोलते हैं। ठीक, अब जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को बोलते हैं वायरस, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ, कवक को बोलते हैं फंगस, कृमि को बोलते हैं हेलमिंथ। ये सभी क्या है, रोगजनक है जो हमें रोग उत्पन्न करता है। अब रोगवाहक के रूप में क्या हो सकता है, रोगवाहक के रूप में हो सकता है हमारा मच्छर, सबसे खतरनाक यही मच्छर रोग का लक्षण बड़ा खतरनाक, मच्छर, मक्खी, चूहा, चूहा, कुत्ता, ये सभी क्या, रोगवाहक। मच्छर क्या, मान लो तुमको मलेरिया है, तुमको मलेरिया है, मच्छर तुमको काटा, फिर वही मच्छर दूसरे आदमी का काटा, मच्छर। मक्खी, मक्खी कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि मक्खी तुमको अमीबा है, ठीक, अमीबा, अमीबा में क्या होता है, अमीबा, अमीबा कोई चीज का मेन, इसका अगर सिम्टम्स देखा जाए तो क्या होता है, जो स्टूल होता है उसमें ब्लड आता है, ठीक है, यानी मल द्वारा क्या होता है, ब्लड आता है, तो उस मल पे क्या मक्खी जाके बैठा, वही मक्खी क्या तुम्हारे खाना में जाके बैठ गया, मक्खी इन्फेक्शन। चूहा के द्वारा भी कुछ होता है, जैसे प्लेग। कुत्ता के द्वारा, कुत्ता के द्वारा एक रेबीज, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, इसीलिए क्या है, रोग वाहक। ठीक, रोगजन समझ ली, रोग वाहक। ठीक, इन दोनों को इरेज कर देते हैं। आप पढ़ेंगे डिजीज, कौन कौन डिजीज होता है, 5 से 6 डिजीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ वही कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अलावा नहीं। एक बार वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं, बन तो रहा है वीडियो। देखो 24 मिनट हो गया है लेकिन कुछ पढ़े नहीं अभी तक। तो सबसे पहला रोग जो आता है, सबसे पहला पहले पढ़ेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है, जीवाणु द्वारा होने वाला
होने वाला रोग, यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है वो देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में दो ही रोगों का वर्णन किया गया है, दो ही रोगों के बारे में बताया गया। पहला टाइफाइड, ठीक, एक टाइफाइड के बारे में बताया, दूसरा न्यूमोनिया के बारे में बताया, न्यूमोनिया। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन में तो यही तो पूछेंगे कन्फर्म, इसके अलावा बाहर पूछेगा नहीं टाइफाइड न्यूमोनिया के अलावा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी रोग पूछ लेते हैं कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग होने वाला है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक को देखना है और जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं वो आ जाए। ट्रिक क्या है? ट्रिक पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। अब पो से क्या हो जाता है? प्लेग, प्लेग एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग। अब डी से क्या हो जाता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक, तो से क्या हो जाता है? तपेदिक, तपेदिक। का से क्या हो जाता है? काली खांसी, ठीक। टी से क्या आ जाता है? टेटनस, टाइफाइड एंड टीबी, ठीक। टी से ये आ जाता है, टेटनस आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, टीबी आ जाता है। न्यू से क्या आ जाता है? न्यूमोनिया, एंड है से क्या आ जाता है? हैजा। जैसे भी किसके कारण फैलने वाला रोग है? जैसे भी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। आप लोग हो सकता है ये ट्रिक याद कर लीजिए, और हो सके इन सभी का पैथोजन रोगजनक एक बार देख लीजिए, हो सकता है पूछेगा। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं भी पूछेगा, कोई जरूरी नहीं। तो हम इसे रीच कर रहे हैं ट्रिक को, ये नहीं टॉपिक। अब बात करते हैं टाइफाइड, ठीक। टाइफाइड, इसे मोती झरा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड का सबसे पहले मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है सेम, ठीक है। टाइफाइड का सबसे पहले जो लिखना है, हम टाइफाइड का सबसे पहले लिखना है रोगजनक को, रोगजनक, ठीक। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका इंग्लिश बोल रहा हूँ, रोगजनक का पैथोजन होता है, ठीक। दूसरा लिखना है रोगवाहक, रोगवाहक। तीसरा लिखना है रोगजनक हो गया, रोगवाहक हो गया, और मतलब लक्ष्य संक्रमण, संक्रमण। इसके बाद इसका लिखना है चौथा टेस्ट यानी जांच। उसके बाद पांचवा लिखना है प्रभावित अंग यानी इफेक्टेड ऑर्गन। छठा लिखना है इसका लक्षण। 6 चीज लिखना है। और सातवां ले लो वैक्सीन यानी टीका। रोगजनक को बोलते हैं पैथोजन, रोगवाहक को बोलते हैं वेक्टर, संक्रमण को बोलते हैं इन्फेक्शन, जांच को बोलते हैं टेस्ट, प्रभावित अंग को बोलते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गन, लक्षण को बोलते हैं सिम्टम्स, टीका को बोलते हैं वैक्सीन। समझ गए, ठीक। अब रोगजनक टाइफाइड किसके कारण होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कई बार पूछा भी गया है, टाइफाइड किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफी, ये याद कर लो, स्टार लगा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक।
क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या वो बताएंगे, ठीक। रोगजनक कौन सा, मतलब टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। पूछेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि टाइफाइड कि निम्नलिखित में से टाइफाइड किसके कारण होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक, किसको करना है, जीवाणु को करना है, यानी बैक्टीरिया को करना है, ठीक। उसके बाद रोगवाहक, रोगवाहक किसके कारण, रोगवाहक का मतलब मैंने बोला फैलाने वाला, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है, फैलाता है। तो कौन फैलाता है इस रोगवाहक, क्या है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, इंग्लिश मीडियम वाला हाउस फ्लाई, ठीक। तो संक्रमण, संक्रमण क्या है, दूषित जल, दूषित भोजन। मान लो 3 दिन का 4 दिन का खाना खाओगे तो टाइफाइड होबे करेगा, बासी खाना खाओगे तो होबे करेगा। दूषित जल, दूषित भोजन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इस दूषित जल, दूषित भोजन को कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, ठीक। इसका जांच मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइफाइड में कौन सा जांच किया जाता है, विडाल, स्टार लगा दिया, ठीक। और ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लक्षण, अगर इसका प्रमुख लक्षण की बात करें, मेन जो कॉमन होता है वो कि हाई फीवर रहेगा, इसमें हाई फीवर लगभग कितना रहेगा पता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बाकी इसी में घुसा दो, सर दर्द, सर दर्द होता है, कमजोरी होता है, फिर सर दर्द, कमजोरी। बाकी मैन जो है ये, मैन इसको लेके चलना, मान के तुझसे कुछ लिखना कोई जरूरी नहीं। टीका, अब टाइफाइड से बचने के लिए टीका भी लगाया जाता है, टीएबी का, ठीक। टीएबी का टीका लगाया जाता है टाइफाइड से बचने के लिए, ठीक। इतना ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है, ठीक। अगर 5 नंबर का पूछेगा जैसे तो बोर्ड एग्जाम वाले में, अब इससे बचने का उपाय, बचने का कैसे होगा, वही लिखना, दूषित जल, दूषित भोजन नहीं खाना है, मतलब मक्खी से बचना है, खाना को ढक के रखना है, अपने भाषा में बना के लिख देना है, ठीक। बाकी मैन जो है ये यहाँ पे टाइफाइड में, टाइफाइड के जो मैन कौन कौन है, मैं बोल दे किसी का, ये एक रोगजनक वाला, एक टेस्ट, और एक ये कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 वर्ड टाइफाइड का अंदर इंपॉर्टेंट, बाकी आप विलेज कर रहे हैं, जिसको लेना है एक बार देख लो, विलेज हो। अब हम देखेंगे दूसरा जीवाणु के कारण होने वाला रोग, वो है हमारा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक। न्यूमोनिया का रोग जनक क्या, इसका 2 रोग जनक होता है, इसका भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 2 रोग जनक इसका होता है, पहला देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा,
तो हम लोग पढ़ रहे थे निमोनिया, जो कि एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। निमोनिया कौन से जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, दो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। कौन से जीवाणु के कारण? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। निमोनिया रोग किसके कारण फैलता है? कौन इसे फैलाता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसका संक्रमण कैसे ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? कैसे? मान लो तुम छींकता है, छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलता है, जो बिंदुक निकलता है, वो बिंदुक दूसरे आदमी को पड़ा, तुम्हारा छींक दूसरे आदमी को पड़ा, उसको भी क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, छींकने से जो बिंदुक निकलता है उससे। ठीक, उसके बाद इसका जांच कौन होता है? तो सोल्यूबिलिटी टेस्ट होता है। कौन? सोल्यूबिलिटी टेस्ट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि निमोनिया बीमारी में कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है? निमोनिया बीमारी में हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को। लंग्स में भी किसको? एल्वियोली, क्योंकि हमारे लंग्स में जाकर के क्या हो जाता है? तरल भर जाता है। क्या भर जाता है? तरल भर जाता है। वायुकोश में जाकर के क्या होता है? लंग्स के एल्वियोली यानी वायुकोश, वायुकोश में जाकर के क्या भर जाता है? तरल भर जाता है, जिससे O2, क्योंकि लंग्स में ही क्या होता है? लंग्स के एल्वियोली में क्या होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में। वहां जाकर के क्या होता है? तरल भर जाता है। तरल भर जाएगा तो क्या O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा। प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? लंग्स। लंग्स का कौन सा पार्ट? एल्वियोली। इसका लक्षण क्या है? इसमें फीवर होगा, कफ एंड हेडेक, सर दर्द, यानी क्या है? बुखार होगा, खांसी होगा, सर दर्द रहेगा और गंभीर मामले। और इसका मेन लक्षण में क्या देखा जाएगा? कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे भाई एल्वियोली को इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। और गंभीर मामले में क्या होता है? होंठ और नाखून नीला पड़ने लग जाता है, जो इसका प्रमुख लक्षण। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? गंभीर होंठ और नाखून नीला पड़ने लगता है निमोनिया में। ठीक, इसका कोई टीका नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए। अब पढ़ेंगे वायरस के द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाला एनसीईआरटी में दो ही रोग दिया हुआ है, एक निमोनिया और एक टाइफाइड। अब पढ़ना है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। दूसरा है ना, विषाणु के द्वारा होने वाला, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। विषाणु द्वारा होने वाला रोग सबसे पहला इसमें आ जाता है सामान्य जुकाम। इसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कोल्ड, सामान्य जुकाम, मिटा दिया। सामान्य जुकाम जो होता है किसके कारण फैलता है? इसका रोगजनक क्या है? पैथोजन क्या है? रोगजनक इसका क्या है? सामान्य जुकाम होता है किसके कारण है? सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? सबसे पहले वायरस। कौन सी वायरस? तो रेहिनो वायरस। रेहिनो वायरस। ठीक है, सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? जीवाणु, या बोलेगा सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो जीवाणु, विषाणु। ठीक है, जीवाणु या विषाणु। कवक, प्रोटोजोआ ऑप्शन में दिया रहेगा, तुम्हें क्या मानना है? विषाणु यानी वायरस। ठीक है, कौन सी वायरस के कारण होता है? तो रेहिनो वायरस के कारण होता है। ठीक,
इसका रोगवाहक नहीं होता है, हाँ इसका रोगवाहक नहीं होता, कोई भी रोगवाहक नहीं होता, इसका संक्रमण होता है। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण क्या होता है? ये एक ऐसा सामान्य जुकाम है, सबसे ज्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होता है, सबसे ज्यादा फैल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है, ये संक्रामक रोग होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सबसे ज्यादा फैलता है। अगर घर में एक आदमी को हुआ है ना, सबको सर्दी हो जाएगा, सबको जुकाम हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो घर में सारे व्यक्ति को हो जाए, अगर उसका फायदे को बच जाता है, जिसका इम्यूनिटी पावर क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इसका संक्रमण क्या होता है? वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के थ्रू। और इसका लक्षण बाद में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं प्रभावित करना। ये कौन सा अंग को इफेक्ट करता है? ये करता है हमारे, ऐसे तो समान जब जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही ये इफेक्ट करता है। इसको करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही पूरा, यानी नोज से लेकर के पूरा सिस्टम ही ले लेता है, ठीक है, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। ठीक, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज को लेकर के, नोज से फेरिंग्स लेरिंग्स, ये पूरा मतलब जो भी श्वसन पथ है, पूरे श्वसन पथ को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसमें आप इसका लक्षण देख लेंगे। आप लोग को जुकाम हुआ ही होगा, तो लक्षण क्या क्या हो सकता है? आवाज फटी फटी निकलना, ठीक, और आवाज फटी फटी निकालना। और इसका लक्षण क्या हो सकता है? और इसका लक्षण देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो इसका लक्षण होता है फटी फटी आवाज, कंठ दहा, क्या होता है? कंठ फंस जाना, ठीक है, उसके बाद खांसी, सिर दर्द, ये सब इसका लक्षण है। एक बार हम फिर बोल देते हैं इससे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये कि विषाणु के द्वारा होने वाला कौन सा रोग होता है? तो कॉमन कोल्ड, ठीक, कॉमन कोल्ड कौन सा विषाणु के कारण होता है? राइनो वायरस, इम्पोर्टेंट, ठीक। ये किसके द्वारा फैलता है? तो ड्रॉपलेट के द्वारा, यानी छींकने खांसने से जो भी बिंदु निकलता है, कुछ ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकल जाता है, और वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उससे ये हो सकता है। और ये कौन से अंग को इफेक्ट करता है? पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को छोड़कर। इसका लक्षण क्या होता है? फटी फटी आवाज निकलना, और कंठ दहा होना, और सिर दर्द करना, खांसी। अब क्या है? कॉमन कोल्ड होगा तो खांसी ऑब्वियसली सी बात होगा, इसको भी हम करते हैं इरेज। अब पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार 5 नंबर में पूछा गया है। लगा दो उसके आगे ट्रिपल स्टार, यानी TBI। मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया जो होता है किसके कारण फैलता है रोग? ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। कौन सी प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक, पहला क्वेश्चन ये, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। कौन सी प्रोटोजोआ के कारण? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सी प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ।
और इस प्रोटोजोआ की और भी कुछ जातियां हैं, जैसे इसकी 4 जातियां शायद हैं। एनसीईआरटी में 3 मेंशन कर रखा है, 3 ही पढ़ेंगे। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेलो ओवेलो, और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम फेल्सीपेरम। ठीक, प्लाज्मोडियम ओवेलो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसके द्वारा जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक, मैलिग्नेंट मलेरिया फेल्सीपेरम के द्वारा। ये फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है। क्या सबसे खतरनाक होता है? ठीक है, सबसे खतरनाक होता है यही प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ सिविल। ठीक है, कौन सी? मैलिग्नेंट मलेरिया। अब पूछेगा क्वेश्चन क्या कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा कौन सा मलेरिया होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक, यहाँ पे जान लिया। अब बात आता है कि मलेरिया होता कैसे है। मलेरिया के बारे में एक कहानी के फॉर्म में जानेंगे। ये मलेरिया ऐसे कम से कम 1.5-2 घंटा का लेक्चर है, इसे हम 5 मिनट में समझेंगे कहानी के फॉर्म में। तो मलेरिया जो होता है ना, मान लो कोई मच्छर है, ठीक, इस मच्छर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इसमें प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, मान लो एक मच्छर है, ये मच्छर में क्या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है प्रेजेंट। ये है तो अगर ये हमको काटेगा तो बिजली सी बात हमें मलेरिया। मान लो ये किसी व्यक्ति को काटता है, काटने के दौरान ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहाँ छोड़ता है? उसके ब्लड में। कहाँ छोड़ता है? ब्लड में। और ब्लड से ये सबसे पहले किस पे अटैक करता है? अटैक किस पे करता है? हमारे लिवर पे। लिवर की कौन सी कोशिका? कुफर सेल। कुफर सेल पे अटैक करता है और लिवर के अंदर क्या करता है? ये लीवर के अंदर ये क्या करता है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन करता है। क्या करता है? लीवर के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन करता है और अपनी संख्या में बढ़ाता है। अपनी संख्या क्या करता है? बढ़ाता है। और जब लीवर के अंदर बहुत सारा क्या हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वहां पहुंच जाता है, बहुत सारा हो जाता है, तो क्या होता है? लीवर फट जाता है। लीवर फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है? ये फिर बाहर निकलता है। फिर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बाहर निकलता है, फिर किस पे अटैक करता है? आरबीसी पे। आरबीसी में भी क्या होता है? ये अलैंगिक जनन करता है और आरबीसी में भी क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? फिर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आरबीसी के अंदर पहुंच जाता है, तो आरबीसी भी क्या होता है? फट जाता है। जैसे ही आरबीसी फटता है, ठीक, आरबीसी फटने से क्या होता है? हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट है ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन रिलीज होने से क्या होता है? जिस आरबीसी फटने से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन रिलीज होने से क्या होता है? कपकपी आती है। कपकपी। ठीक, और बुखार आता है। 4 से 5 दिन के अंतराल में बुखार आते रहता है। बुखार आते रहता है। ठीक, 4 से 5 दिन के अंतराल पे क्या होता है? बुखार आते रहता है। ठीक, अब क्या हुआ? मान लो अब तो इस व्यक्ति को क्या हुआ? जिसे काटा था उसे क्या हो गया? मलेरिया रोग हो गया। मलेरिया रोग हो गया। मान लो इस व्यक्ति के ऊपर
इस व्यक्ति के ऊपर फिर कोई मच्छर आके अटैक करता है, फिर इस व्यक्ति को कोई मच्छर आके काटता है, तो जो इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहता है वो इस मच्छर में जाता है, मच्छर के कहाँ आवासे में पहुंचता है, और मच्छर के आवासे में क्या होता है, यानी स्टमक, मच्छर के आवासे पेट में क्या होता है, ये लैंगिक जनन करता है, क्या करता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बन जाता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बन जाता है, फिर से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बन जाता है। जब ये फिर किसी व्यक्ति को काटेगा तो फिर यही प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट बात वो देखो कि मलेरिया का प्राथमिक पोषक कौन होता है, प्राथमिक पोषक, प्राथमिक पोषक क्या होता है, ह्यूमन, क्या तो मनुष्य ही होता है, ठीक। द्वितीयक, द्वितीयक मच्छर ही होता है, द्वितीय पोषक क्या होता है, मच्छर ही होता है, और इस मच्छर में जो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है स्पोरोजोइट के रूप में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है याद करो, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, स्पोर के रूप में पाया जाता है, ठीक। बस मलेरिया के बारे में इतना ही है। मलेरिया क्या होता है, मान लो किसी मच्छर में क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रेजेंट है और वो किसी आदमी, किसी भी पर्सन को काटता है, काटने के बाद क्या करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ब्लड में छोड़ता है, और ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लीवर की कुफर सेल पे अटैक करता है, और उसके बाद वहां पे क्या करता है, ऑर्गेनिक जनन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद लीवर की कोशिका फट जाती है, लीवर की कोशिका फटने के बाद फिर ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी में भी अपनी संख्या बढ़ाता है, और आरबीसी में भी अपनी संख्या बढ़ाने के बाद आरबीसी की भी कोशिका फट जाती है, फटने के बाद हीमोजोइन रिलीज होता है, हीमोजोइन क्या करता है, कभी आता है, और 4 से 5 दिन बाद बुखार आते रहता है, और उसके बाद मान लीजिए व्यक्ति को मलेरिया रोग हो गया, मलेरिया रोग हो गया, फिर कोई दूसरा मच्छर आया, ठीक है, इस आदमी को काटा, इस आदमी को काटा, इस आदमी में क्या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये इस मच्छर में आया, मच्छर के आवासी में क्या फिर ये लैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन करता है, फिर से ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बन जाता है, जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बन गया फिर ये किसी आदमी को काटेगा, ये मच्छर कोई नॉर्मल आदमी को काटेगा ये मच्छर, फिर से उसे मलेरिया हो जाएगा, ठीक। इतना ही है मलेरिया के बारे में, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 1 मिनट। प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था क्या है, और आरबीसी के फटने से क्या रिलीज होता है, उसके बाद निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यानी फर्टिलाइजेशन अगर बात करें कहाँ, मच्छर में होता है या मनुष्य में होता है, किसका फर्टिलाइजेशन, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। उसके बाद बस इतना है, 3 क्वेश्चन। ठीक, अब इसे रेस्ट कर लेते हैं, मलेरिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, अमीबा पैचेस। इसमें टाइम लगेगा, उधर तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा लेट हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बोले तो। अब पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा पेचिस, अमीबा पेचिस में क्या होता है, सबसे पहले इसका रोग जनक देखेंगे, इसका रोग अमीबा किसके कारण होता है, ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, ठीक। अमीबा भी क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, इसका हम रोग जनक देखेंगे।
तो रोगजनक, इसका रोगजनक क्या है? एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा हिस्टोरिका। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये, अमीबा किसके कारण होता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सी प्रोटोजोआ? कौन सी प्रोटोजोआ? तो एंट अमीबा हिस्टोरिका। ठीक, इसका रोगवाहक क्या होता है? तो रोगवाहक होता है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। इसका रोगवाहक क्या होता है? रोगवाहक होता है घरेलू मक्खी। क्या होता है? घरेलू मक्खी। ठीक, रोगजनक हो गया, रोगवाहक हो गया। ठीक, और संक्रमण, संक्रमण क्या? दूषित जल होता है इसका। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण होता है दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित जल प्लस भोजन। ठीक, तो लेकिन यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्या यही है, कई बार अमीबा 5 नंबर में पूछा गया बिहार बोर्ड में। ठीक, इम्पोर्टेंट है, देखो। अमीबा पेचिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। कौन सी प्रोटोजोआ? एंट अमीबा हिस्टोरिका। इसका रोगवाहक क्या है? घरेलू मक्खी। संक्रमण क्या है? दूषित जल, दूषित भोजन। इसका लक्षण क्या? मेन लक्षण बस याद रखो, इसका मेन लक्षण क्या है? जो मल होता है, मल के साथ ब्लड का आना, मल के साथ रक्त का स्राव। इसका मेन लक्षण है। ठीक है, अमीबा पेचिस का क्या है? मेन लक्षण। बस अमीबा के बारे में इतना ही। सॉरी, कौन प्रभावित अंग? इफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गन। प्रभावित अंग का बारे में क्या होता है? इसका क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन। ठीक है, आंत होता है। तो कौन आंत है? यहाँ पे दिया नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन या छोटी आंत या बड़ी आंत, नहीं, सिर्फ दिया हुआ आंत। आंत को क्या करता है? इफेक्ट करता है। गंभीर मामले में क्या होता है? आंत में छेद भी हो जाता है, जिससे अदर ऑर्गन को भी क्या करता है? इफेक्ट पहुंच जाता है, जैसे हार्ट हुआ, लिवर हुआ, उन सबको भी क्या होता है? इस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में आना पड़ता है। ठीक, अमीबा पेशिस हो गया, बस इतना ही है अमीबा के बारे में, और देख लीजिए। अब पढ़ेंगे इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक तो सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं, कुछ सब पूछा ही गया है। अब पढ़ेंगे जिसका बेसब्री से आप लोगों का इंतजार है, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, जिसे फाइलोरियोसिस भी बोलते हैं। कई बार तो पता है इसको कैसे पूछा, हाथी पांव रोग को और किस नाम से जाना जाता है? फाइलोरियोसिस, फाइलोरियोसिस। ठीक है, फाइलोरियोसिस। ठीक है, हाथी पांव रोग और किस नाम से जाना जाता है? फाइलोरियोसिस। इसका रोगजनक क्या है? ये सबसे पहले, हाथी पांव रोग जो होता है फैलता किसके कारण? हेलमिंथ के कारण होता है। ये ना प्रोटोजोआ के कारण होता है, ना कवक के द्वारा होता है, ना वायरस, ना बैक्टीरिया। किसके कारण होता है? हेलमिंथ यानी कृमि के द्वारा होता है। हेलमिंथ यानी कृमि के द्वारा होता है। कौन सा कृमि रहता है? तो वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरेरिया मेलाइस का रोगजनक है। क्या होता है? वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक्रॉफ्टी। और दूसरा क्या? पहला है, दूसरा है वाउचेरेरिया मेलाई,
वाउचेरेलिया मेलाई, मेलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगाओ उतना कम है। यहाँ पे बहुत बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी को रोग किसके कारण होता है, तो हेलमिंथ के कारण, कृमि के कारण होता है। कौन सा? तो बाउचेरेलिया बैंक्रॉप्टी, बाउचेरेलिया मेलाई। हाथी को रोग को और किस नाम से जाना जाता है? फाइलोडियसिस। ठीक, इसका रोग वाहक क्या होता है? मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर। अभी तक नर मच्छर नहीं सुना, मादा मच्छर होता है। ठीक, संक्रमण क्या होता है इसका? संक्रमण प्रभावित अंग, प्रभावित अंग किसको करता है ये? तो देखेंगे, पहले प्रभावित अंग को देख लेते हैं। प्रभावित अंग किसको ये प्रभावित करता है? ये करता है रिप्रोडक्शन ऑर्गन को, रिप्रोडक्शन ऑर्गन एंड लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स दो। ठीक है, ये ऑर्गन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण देख लेते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। इसका लक्षण क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन। जो निचला पाद होता है उसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है। लक्षण संक्रमण नहीं दिया हुआ है। ठीक, संक्रमण। ठीक, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सिर्फ इससे, यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ यहाँ से पूछा गया, बाकी यादव कुछ नहीं करना। हाथी और किस नाम से जाना जाता है? फाइलोडियोसिस। इसका रोगजनक क्या? बाउचेरेलिया बैंक्रॉप्टी, बाउचेरेलिया मेलाई। और रोग वाहक क्या है? मादा मच्छर। सिर्फ बस इतना ही क्वेश्चन अभी तक इसमें पूछा गया है, बाकी सब नहीं पूछा गया। बस करते हैं इरेज इसको। उसके बाद दो डिजीज और बचा हुआ है। अब पढ़ते हैं स्केरेसिस, स्केरियसिस। उसके बाद कौन सा है? स्केरियसिस। अब जो डिजीज का नाम है वो क्या है? स्केरियसिस। ठीक है, स्केरियसिस। इसका रोगजनक क्या हो सकता है? इसका रोगजनक क्या हो सकता है? इसका रोगजनक हो सकता है गोल्ड कृमि, एस्केरेसिस, लुम्बिक्वाइड्स। क्या हो सकता है? गोल्ड कृमि, एस्केरिस, एंड लुम्बिक्वाइड्स, लुम्बिक्वाइड्स। ठीक, इसका रोगजनक क्या है? गोल्ड कृमि, एस्केरिस, लुम्बिक्वाइड्स। ये कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करता है? ये करता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण ये होता है, इसमें कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग, यानी आंतरिक रक्तस्राव का प्रमुख लक्षण है।
आंतरिक रक्त स्राव, ठीक, आंतरिक रक्त स्राव हो जाता है। एंड पेट में दर्द रहता है, आंत का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। पेट में दर्द रहता है और आंत का रास्ता क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। ये भी इनका ही लक्षण है, ठीक है। संक्रमण नहीं दिया हुआ है। अब अंतिम बीमारी, बस इसका रोगवाहक भी नहीं है, इसे फैलता है, न रोगवाहक दिया हुआ ना संक्रमण दिया हुआ है, इसके कारण फैलता है, ये भी नहीं है, ठीक है। एस्केरिसिस के बारे में इतना ही जानना है। इसका क्या होता है, गोलकृमि रोगजनक क्या है, गोलकृमि एस्केरिसिस रूबिकोइड्स। इसका लक्षण क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव होता है, पेट में दर्द होता है, और क्या होता है, आंत का क्या होता है, अवरुद्ध भी हो जाता है। इसलिए तो कौन सा अंग को इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बस इसमें इतना ही देखना था। तो अंतिम डिजीज आ जाता है दाद। बस दाद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अंतिम बीमारी है ये दाद। दाद किसके कारण होता है, कवक के द्वारा, ठीक है। इसका 3 जाति है, ठीक है। एक होता है माइक्रो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफेटोन एंड इपिडर्मोफेटोन। इपिडर्मोफाइटोन कवक के द्वारा होता है। कौन सा होता है, इपिडर्मी फाइटोन। स्पेलिंग गलत हो सकता है, इपिडर्मी फाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, और क्या हो सकता है, माइक्रोस्पोरम, ठीक, माइक्रोस्पोरम रोगजनक है, इसका रोगवाहक नहीं है। संक्रमण कैसे हो सकता है, संक्रमण दाद बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है। इसका संक्रमण किससे, कंघी से भी हो सकता है, दूसरे का तौलिया यूज करने से वहां से भी हो सकता है, ठीक है। लोगों के ज्यादा संपर्क में रहने से वहां से भी हो सकता है, क्योंकि ये एक संक्रामक डिजीज है, ठीक है। तो लोगों का तौलिया, कंघी एंड गमछी वगैरह यूज करने से क्या होता है, दूसरे का क्या होता है, हैंड कर्चीफ, रुमाल यूज करने से, इन सब चीजों से क्या होता है, ये बीमारी हो जाता है। बस दांत के बारे में इतना ही। अब खत्म, डिजीज जितना था वो खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे न्यू टॉपिक। अब उसके बाद न्यू टॉपिक क्या आ जाएगा, प्रतिरक्षा। न्यू टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। क्या आ जाता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक बार हम देख लेते हैं वीडियो सही बन रहा है या नहीं। एकदम सही बन रहा है। क्या है इम्यूनिटी, क्या होता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होता है, रोगों के, अगर कोई भी हमारे शरीर में रोग आया उसके अगेंस्ट क्या होता है, रोगों के प्रति जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। अगर हम सिंपल फॉर्म में बोले, रोगों से जो लड़ता है, रोगों से लड़ने वाला ही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा। जो रोगों से, शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध। दूसरा आ जाता है हमारा कार्य अवरोध, कार्य अवरोध। तीसरा आ जाता है हमारा कोशिकीय अवरोध,
कोशिकीय अवरोध। चौथा आना था हमारा साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन अवरोध में क्या होता है, जो विषाणु संक्रमित कोशिका होता है, विषाणु संक्रमित कोशिका एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे इंटरफेरॉन प्रोटीन कहते हैं। वे इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करते हैं, जो स्वस्थ कोशिका है, जो स्वस्थ विषाणु है, जो हेल्दी विषाणु है, उसको संक्रमित होने से बचाता है, उसी को कहते हैं साइटोकाइनिन अवरोध। ठीक है, इसका इंग्लिश भी होता है साइटोकाइनिन अवरोध। कोशिकीय अवरोध का होता है सेल्यूलर बैरियर। तो सेल्यूलर बैरियर में क्या आ जाता है, कोशिकीय अवरोध में हमारा आ जाता है जैसे PMNL से PMNL, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइगोसाइटिक, फेगोसाइटिक आ जाता है, PMNL आ जाता है, न्यूट्रोफिल, फाइगोसाइटिक एंड क्या तो बैक्टीरियोफेज आ जाता है। तो हम देख रहे थे उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद मिलता है, ये क्या करता है, जनरली मेमोरी बनाता है। क्या बनाता है, जैसे कि मेमोरी, स्मृति बनाने का मतलब क्या है, मेमोरी बनाने का मतलब, तो स्मृति मेमोरी बनाने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोग पहली बार अटैक करेगा, पहली बार कोई भी रोग हमारे शरीर में आएगा, वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा। उसके अगेंस्ट क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा। पहली बार आएगा तो उसे देखेगा, ठीक है, उससे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, मतलब वो पूरा मेमोरी बनाता है। जो प्रथम बार होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, और उसके बाद होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब वही वायरस दोबारा आएगा, उससे ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, ज्यादा मतलब उसका इंट्रोडक्शन नहीं लेगा, डायरेक्ट अटैक कर देगा और उसे मार देगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये क्विकली होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय में उसे मार देता है। ये जो था इसमें बहुत समय लग जाता है, क्या बहुत समय लगता है इसमें, बहुत समय लेता है। अगर मैं बात करूं कि मान लो कि हमें चिकन पॉक्स वेरिशोला वायरस हमारे शरीर में इंटर किया, जब वेरिशोला वायरस हमारे शरीर में इंटर करेगा तो ये अब हमारा, जैसे ही हमारे शरीर में वेरिशोला वायरस आएगा, टी सेल देखेगा, बोलेगा कि बी सेल, टी लिम्फोसाइट जाकर के बोलेगा बी लिम्फोसाइट को, क्या कि आया आतंकवादी, मतलब आया रोगजनक, रोगजनक आया, क्या आया, रोगजनक आया। अब उसके अगेंस्ट को बी लिम्फोसाइट को क्या बोलेगा, एंटीबॉडी बनाने के लिए, वो एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी बना करके आएगा बी, किसको, वेरिशोला वायरस को मारने के लिए। अब उसको मारेगा, पहले उसको देखेगा, देखने के बाद मारेगा, कैसे मारेगा, वो पूरी क्या करता है, मेमोरी बना लेता है, उसको मारने में कितना समय लगा, कितना तीर में मारा, उसके लिए कौन सा मिसाइल बनाया था, वो सारा क्या करेगा, इसमें मेमोरी बना लेता है। और जब सेकेंड टाइम यही वेरिसेला वायरस हमारे शरीर में फिर से कभी इंटर करता, उनसे बातचीत नहीं करता, डायरेक्ट अटैक करता, इसलिए क्विकली होता है, बहुत कम समय में उसे मार देता है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन करता है, तो हमारी ब्लड में रहता है, हमारे ब्लड में कौन करता है, इसको करता है बी लिम्फोसाइट। क्या करता है, क्या एक कोशिका करता है, इसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या करता है, लिम्फोसाइट करता है, लिम्फेटिक अंग करता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स करता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये दो टाइप का होता है,
एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये बनाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बनाता है। ये क्या करता है टी लिम्फोसाइट, नो एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाता। ये क्या करता है, इसको बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देख लिए। अब बात आता है कि ये है एक प्रतिरक्षा का डायग्राम, इम्यूनिटी का क्या है, प्रतिरक्षा का डायग्राम। ये क्या होता है, दो चैन होता है। ये सबसे बड़ा जो है इसे बोलते हैं हेवी चैन, यानी इसे बोलते हैं दीर्घ श्रृंखला, और इसे बोलते हैं जो छोटा वाला इसे बोलते हैं लाइट चैन यानी लघु श्रृंखला। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है, दो ठो है इसलिए इसे बोलते हैं H2, H2, और ये भी दो ठो है लाइट चैन भी यानी छोटा वाला भी, इसलिए इसे बोलते हैं H2L2 चैन। ठीक है, H2L2, और ये आपस में दोनों चैन क्या होता है, हेवी चैन एंड लाइट चैन आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ये जो होता है, ये होता है एंटीजन साइट्स, रोगजनक को पकड़ने वाला होता है। ठीक है, इसी द्वारा एंटीबॉडी क्या करता है, रोगजनक, किसी भी रोगजनक को पकड़ता है। ठीक है, बस। और कितने टाइप का हमारे शरीर में है ना एंटीबॉडी पाया जाता है, देख लो। प्रतिरक्षी IgA, IgM, IgG, IgD, IgE। इसे याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, गम डी, गम डी। जी से IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक, ये एंटीबॉडी का बात आता है। IgA कहाँ पाया जाता है, IgA पाया जाता है शुरुआती माँ के दूध में। ठीक है, तो माँ का दूध होता है ना शुरुआती, जिसे कोलेस्ट्रम प्यूस बोलते हैं। ठीक है, खीस बोलते हैं जिसे हिंदी में, कोलेस्ट्रम प्यूस, उसमें पाया जाता है। इसलिए बच्चे को बोला जाता है माँ का दूध 6 मंथ तक कम से कम पिलाया जाए, क्योंकि उसमें था एंटीबॉडी। और ये IG किसके लिए रिस्पॉन्स है, तो IgA ये रिस्पॉन्स होता है किसके लिए, तो एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए होता है। ठीक, IgD जो होता है ये प्लासेंटा सिक्रीट करता है, कौन, प्लासेंटा, यानी नाभि रज्जु क्या करता है, इसको बनाता है IgD को। इतना देख लिए। अभी तक मैंने प्रतिरक्षा में क्या पढ़ा, सबसे पहले ये प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे बोलते हैं, एंटीबॉडी किसे बोलते हैं, जो रोगों से, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाले को ही क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर में रोग है उससे लड़ने वाले को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। जो रोगों से लड़ सके उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक सहज प्रतिरक्षा होता है, एक उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। जो सहज प्रतिरक्षा होता है वो क्या होता है, हमें जन्म से ही पाए जाते हैं एंटीबॉडी हमारे शरीर में। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होते हैं वो जन्म के बाद पाए जाते हैं। ठीक है, जन्म के बाद एंटीबॉडी उसमें आता है। सहज प्रतिरक्षा में हम लोग क्या 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 पढ़ा, शारीरिक अवरोध के बारे में पढ़ा। शारीरिक अवरोध में हमारा सेल्स, शारीरिक अवरोध में हमारा आ जाता है मुंह का लाभ, एंड पेट का हमारा अमाशय का सेल आ जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। शारीरिक अवरोध के बाद आ जाता है हमारा कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध में हमने पढ़ा PMNL पढ़ा, न्यूट्रोफिल पढ़ा, माइक्रोफेज पढ़ा, और पढ़ा फाइब्रोसिटिक पढ़ा। ठीक है, ये सभी सेल्स के बारे में पढ़ा सेलुलर में। अब उसके बाद कोशिकीय अवरोध में ये पढ़ा, और कार्यकीय अवरोध में, कार्यकीय अवरोध में क्या था, हमारा त्वचा होता है, क्या होता है, त्वचा। और पढ़ा साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन अवरोध का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनिन अवरोध जो संक्रमित कोशिका क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निर्माण करता है जिसे इंटरफेरॉन करते हैं। ये जो संक्रमित कोशिका नहीं है उनको बचाता है, वो भी संक्रमित ना हो जाए। ठीक, उसके बाद पढ़ा उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करता है, जनरली मेमोरी बनाने का काम करता है। क्या करता है, मेमोरी बनाने का काम करता है। जैसे कोई भी डिजीज हमारे में पहली बार आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये लड़ेगा, लड़ेगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो क्या बहुत समय लेता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ही क्विकली होता है।
बहुत कम समय के लिए होता है। और ये सभी कौन रेगुलेट करता है? लिम्फोसाइट करता है। ये लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद पढ़ा मैंने प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का फिगर देखा। एंटीबॉडी ये होता है हेवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको H2L2 बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एंटीजन साइट्स होता है जो कि किसी भी रोगजनक को पकड़ने का काम करता है। ठीक, और मैंने 5 टाइप का प्रतिरक्षा पढ़ा, IgG, IgC, IgA, IgM, IgD, IgE, यानी गम डी। इसका ट्रिक है गम डी। अब हम इसे इरेज करते हैं। और 15 मिनट होगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश। 15 मिनट का समय और दो, उसके बाद खत्म कर देना। उसके बाद आता है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक, हम ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव बोलेंगे, इसे पैसिव बोलेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। चलो, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी हो, जो ठीक है, हम देख क्या रहे थे, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? जो हमारे एंटीजन या बोल सकते हैं हम पैथोजन, पैथोजन यानी रोगजनक, रोगजनक या इसे एंटीजन हम डायरेक्ट बोल देते हैं, एंटीजन में सब आ जाता है। एंटीजन यानी प्रतिजन। ठीक है, हमारे शरीर में अगर कोई भी रोगजनक या प्रतिजन हमारे शरीर में जब एंटर करता है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। ये हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है, अब एंटीबॉडी बना करके जो भी रोग आया उससे लड़ेगा। पैसिव में क्या होता है? हम बने बनाए क्या करते हैं? दोनों में काम यही होगा। इसमें क्या होगा? बने बनाए एंटीबॉडी को डाल देते हैं, बने बनाए एंटीबॉडी को डालते हैं, बने बनाए एंटीबॉडी को डालते हैं। ये क्या करता है? जो हमारे शरीर में रोग रहता है उस पे क्या करता है? अटैक करता है। दोनों का काम सेम है। ये भी रोग से बचाएगा, जो हमारे शरीर में रोग हो रहा है उससे बचाएगा, ये भी क्या कर रहा है? हमारे शरीर में रोग होने से बचा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि ये खुद एंटीबॉडी बना रहा है हमारा शरीर, इसमें एंटीबॉडी हम बाहर से डाल रहे हैं। अगर हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है तो उसे हम बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। अगर हम बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? एंटीबॉडी हमारा, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? हमारा शरीर एंटीबॉडी खुद बनाता है। जैसे ही कोई रोगजनक या पैथोजन या एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बना लेता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या करता है? उससे फाइट करता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही हम डाल देते हैं, बने बनाए एंटीबॉडी को हमारे शरीर में डाल देते हैं और वो क्या करते हैं? रोगों से लड़ने का काम करता है। बस इतना ही था सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें बने बनाए एंटीबॉडी डालते हैं, ये पैथोजन के खिलाफ रहता है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग होता है उस रोग के अनुसार एंटीबॉडी बनाता है हमारा शरीर को। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण
और प्रतिरक्षीकरण। क्या होता है टीकाकरण, क्या होता है प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, टीकाकरण में क्या होता है, जैसे टीकाकरण क्या होता है, मान लो टीकाकरण में क्या होता है, कुछ नहीं, जो हम कुछ ऐसा, मैं अब थोड़ा सा बिल्कुल पीछे चलता हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। अगर हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। पहले क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान ही इंसान क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। अब तो उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स करने का मौका मिला नहीं, तो फिर वो डेथ कर गया। तो इसलिए क्या करता है, बहुत सारा अब ऐसा बहुत सारा रोग होता है जिसके कारण क्या है, पहले से हम टीका लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं, पहले से उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स करवा देते हैं। जैसे ही दूसरा वो रोग फिर से रियली में वो रोग हमारे शरीर में आते हैं, उसे पहचान लेते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स करते हैं, अब तुरंत उसे मार दिया। हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, क्विकली होता है। क्या होता है, क्विकली होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक, तो टीकाकरण क्या होता है, मान ले एक टेक्निक फॉर्म में समझते हैं टीकाकरण को। तो मान लेते हैं अभी क्या होता है, इससे पहले अभी कोरोना वायरस था, बहुत सारे लोग क्या किए, कोरोना वायरस जिसको हो रहा था तो वो मर भी जा रहे थे। क्या कर रहे थे, मर भी, बहुत सारे लोग मरे थे, प्राइमरी रिस्पॉन्स में ही मर जा रहे थे। उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो वैक्सीन बना। अब जो लोग वैक्सीन में क्या होते हैं, पैथोजन को क्या करता है, जो पैथोजन होता है ना, पैथोजन यानी रोगजनक, रोगजनक, उसी को क्या करता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रख, क्या करता है, इनएक्टिव करके उसी को उस पर ये बनाता है, वैक्सीन बनाता है, टीका बनाता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में मान लेते हैं, जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करता है, कोरोना वायरस वाले रोगजनक को ही उस वैक्सीन में डालता है, लेकिन उसको किल करके डालता है, वो उसको इस हिसाब से डालता है कि वो जब हमारे शरीर में इंटर किया जाए वो वैक्सीन, तो हमको कोरोना वायरस ना हो। ठीक, उस हिसाब से डालता है, इनएक्टिव फॉर्म में डालता। अब इनएक्टिव फॉर्म में डाला, ठीक है, वैक्सीन को हमारा शरीर क्या किया, उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है तो थोड़ा बड़ा बुखार, फीवर वगैरह हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स कर लिया कोरोना वायरस के अगेंस्ट, क्या किया, प्राइमरी रिस्पॉन्स कर लिया। अब अगर हमें रियल में कोरोना वायरस आ जाएगा, कोरोना वायरस हमें इंटर कर जाएगा शरीर में, मेरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स तुरंत कर लेगा। जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा तो उसको मारेगा, मारेगा तो हमें कोरोना वायरस होगा, नहीं होगा। वही कहलाता है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय टीकाकरण एंड निष्क्रिय टीकाकरण। ठीक है, यानी पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव में क्या करता है, जो हमारा पैथोजन होता है ना, जो हमारा पैथोजन होता है, पैथोजन के खिलाफ क्या बनता है, हमारा एंटीबॉडी बनता है। अगर कोई हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन इंटर, मतलब कोई भी रोगजनक इंटर किया, उसके अगेंस्ट क्या बनता है, हमारा एंटीबॉडी बनता है। लेकिन इसके लिए में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा डिजीज होता है जिसके कारण हमें बने बनाया ही डायरेक्ट एंटीबॉडी डालना पड़ता है। अब बना बनाया, यहाँ पे तो हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रहा है, यहाँ पे तो खुद बना रहा है, इसलिए सक्रिय टीकाकरण बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम बना बनाया डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा करण। समझ में आ गया, टीकाकरण एंड प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण एंड प्रतिरक्षीकरण कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक पैथोजन एंटीजन जो हमारे शरीर में एंटर करता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसके सॉरी हाँ, उस पैथोजन जो भी होता है ना टीकाकरण, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है, वो एंटीबॉडी क्या करता है,
नहीं यार, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है? टीकाकरण प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है, जो वैक्सीन हम लेते हैं उसको इनएक्टिव फॉर्म वाला वैक्सीन लेते हैं, पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में, वो उससे बचाता है। ठीक, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण हो गया, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। अब करते हैं इसे खत्म। अब आ जाता है हमारा एक टॉपिक, लसीकाव अंग आ जाता है। ठीक है, लसीकाव अंग यानी लसीकाव अंग आ जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के, प्राथमिक लसीकाव अंग होता है, एक द्वितीयक लसीकाव अंग होता है। प्राथमिक लसीकाव अंग, द्वितीयक लसीकाव अंग। बस सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल एक पूछा जाता है। द्वितीयक लसीकाव अंग, ठीक, प्राथमिक लसीकाव अंग के रूप में रहता है हमारा अस्थि मज्जा। ठीक है, क्या रहता है? अस्थि मज्जा रहता है। अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहता है? हमारा थाइमस होता है। ठीक है, थाइमस को थाइमस ही बोलता है। ये अस्थि मज्जा क्या करता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट बनाता है। कई बार पूछा गया बी लिम्फोसाइट कौन बनाता है, तो बोन मैरो, और टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? थाइमस। द्वितीयक अंग के रूप में हमारा, प्राथमिक अंग के रूप में कौन आ जाता है? तो अस्थि मज्जा एंड थाइमस। द्वितीयक अंग के रूप में हमारा आ जाता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आ जाता है, टॉन्सिल आ जाता है, फिंगर पेचिस आ जाता है, फिंगर पेचिस एंड स्प्लीन आ जाता है। फिक्स अपेंडिक, टॉन्सिल, फिंगर पेचिस, स्प्लीन, ये सभी हमारा द्वितीयक अंग के रूप में आ जाता है। ठीक है, लसीकाव अंग, लसीकाव अंग के बारे में, लसीकाव अंग दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक लसीकाव अंग, एक द्वितीयक लसीकाव अंग। पूछता है क्वेश्चन ऐसे, प्राथमिक लसीकाव अंग के रूप में कौन रहता है? तो बोन मैरो एंड थाइमस। द्वितीयक लसीकाव अंग के रूप में कौन रहता है? अपेंडिक, टॉन्सिल, फिंगर पेचिस, स्प्लीन। बोन मैरो का क्या काम है? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, थाइमस क्या करता है? टी लिम्फोसाइट का बनाता है। इसलिए अगर किसी का क्या करता है, थाइमस जो होता है उम्र के साथ घटते रहता है, जितना ज्यादा उम्र बढ़ते जाए उतना ज्यादा घटते जाए। इसीलिए क्या होता है, बूढ़े आदमी में क्या होता है, ये थाइमस जो होता है यही कम हो जाता है। जब थाइमस कम होगा तो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कम होगा। जब टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कम होगा तो क्या, जब कोई भी रोग हमें इंटर करेगा हमारे शरीर में, तो इस टी लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है? हेल्पर टी बोला जाता है। तो बी लिम्फोसाइट को इंफॉर्मेशन कौन करेगा कि डिजीज आए? वही इंफॉर्मेशन, टी लिम्फोसाइट कम रहेगा जिसको इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। बी लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा तो कोई भी रोग हमें अचानक, ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी रोग हमें हो जाएगा। ठीक, लसीकाव अंग हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, एक और टॉपिक छोटा सा होता है, क्या होता है? स्वप्रतिरक्षा रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक बार देख लेते हैं। स्वप्रतिरक्षा रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग में क्या होता है? स्वप्रतिरक्षा रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है,
बाहर की कोशिका, जो हमारे कभी कभी क्या होता है, जो बाहर से कोई हमारा पैथोजन आता है उसके अगेंस्ट क्या करता है हमारा एंटीबॉडी लड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अपने ही सेल को ये समझ लेता है कि हमारा क्या है, कोई दूसरा कोशिका आया है, कोई दूसरा सेल है, तो ये अपनी ही कोशिका को क्या होता है, मार देता है, अपनी ही कोशिका को मार गिराता है। सुप्रतिरक्षक में क्या होता है, ये ना किसी कारणवश अपनी कोशिका और जो बाहर से आई हुई कोशिका है उनमें विभेद नहीं कर पाता, अपनी कोशिका एंड बोल सकते हैं पड़ोसी का कोशिका, ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और दूसरा का कोशिका समझ करके अपनी ही कोशिका पे क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है और क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका को मार देता है, अपनी ही कोशिका को मार देता है, जिससे एक रोग हो जाता है। एनसीईआरटी में जिस रोग 100% रोग का उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या दिया हुआ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हिंदी में बोलते हैं आम बाती संधि शोथ, आम बाती संधि शोथ, संधि शोथ, ठीक है, रूमेटॉइड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। बस इसका यही 100% रोग कौन होता है, आम बाती संधि शोथ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। अगर पूछ दे कि 100% रोग कैसे होता है, 100% रोग में क्या होता है, अपनी कोशिका एंड बाहर की कोशिका में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपनी ही कोशिका को मार देता है, अपनी किसी कोशिका को हमला करके मार देता है, जिससे क्या होता है 100% रोग कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है आम बाती संधि शोथ एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक एलर्जी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या एक टॉपिक आ जाता है, एलर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है, एलर्जी। एलर्जी के बारे में देख लेते हैं, एलर्जी क्या होता है, ठीक। सबसे पहली बात, एलर्जी क्या होता है, एलर्जी में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जब हम दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे अजीब स्मेल हमें महसूस होता है, वहाँ का गंदगी स्मेल है ना अजीब पूरा दूसरे टाइप का होता है, जिसकी वजह से हमें क्या एलर्जी महसूस हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, वहाँ पे आप टिक नहीं पाओगे दूसरे एरिया में, कभी कभार ऐसा होता है, उसे ही बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी करता क्या है, एलर्जी होता कैसे, एलर्जी मास्ट सेल होता है हमारा, क्या होता है, हमारा एक मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल क्या करता है, एक दो चीज सिक्रेट करता है, एक सेरोटोनिन और एक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, हिस्टामिन। मास्ट कोशिका क्या सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन हिस्टामिन क्या करता है, यही क्या करता है, सेरोटोनिन हिस्टामिन ही क्या करता है, जब हमारे ये बढ़ जाता है ना तो एलर्जी हो जाता है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, एलर्जी होता है, इन्हीं के बढ़ने की वजह से क्या होता है, एलर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है, इन्हीं की वजह से एलर्जी उत्पन्न होता है, ठीक। अब इसको कम करने, अब एलर्जी का लक्षण क्या है, एलर्जी होता है क्या होता है, एलर्जी का लक्षण क्या होता है, एलर्जी का लक्षण जब एलर्जी होगा हमारे आंख से पानी चलेगा, नाक आंख से पानी चलेगा एंड नाक से पानी चलेगा और सांस लेने में कठिनाई होगी, छींक आएगा, नाक से पानी चलेगा, आंख से पानी चलेगा, छींक आएगा और सांस लेने में कठिनाइयां होंगी, इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है, एलर्जी का। अब एलर्जी से बचने के लिए तो वीडियो ऑफ हो गया था, इसलिए एड्स एंड कैंसर लास्ट टॉपिक है, मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कब मोबाइल ऑफ हो गया, मैं वीडियो बना ही रहा था। फिर से एड्स एंड कैंसर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखें, लिख के रखें, 5 मिनट में खत्म हो जाए। एड्स, एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, इसका फुल फॉर्म क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कौन किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कौन सा वायरस, HIV वायरस के कारण होता है, इसका
HIV का फुल फॉर्म क्या था? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो HIV होता है ये रेट्रोवायरस का समूह होता है, ठीक है। HIV एक ऐसा वायरस जो रेट्रोवायरस के समूह में रहता है, उसी से निकला हुआ क्या HIV में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले HIV कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसका संक्रमण क्या है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क बनाने में और संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से, संक्रमित रक्त ट्रांसफर करने और संक्रमित माता से अपराध द्वारा बच्चों में होता है, ठीक। और क्या होता है? HIV एड्स कभी भी छूने या किसी के संपर्क में किसी के संपर्क में रहने से, शरीर संपर्क में रहने से HIV नहीं होता है। HIV जब भी होता है ब्लड कॉन्ट्रैक्शन से होता है। और इसका लक्षण क्या है? बार बार बुखार आता है, दस्त आता है और वजन घटता है। इसका लक्षण जो होता है महीना क्या होता है, लगभग सालों साल इसका लक्षण प्रकट नहीं होता एड्स का, ठीक है। और ये सबसे पहले ना माइक्रोफेज पे अटैक करता है, ठीक है। क्या माइक्रोफेज पे अटैक करता है और उसके बाद टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है तो बहुत सारा टी लिम्फोसाइट की कोशिका को मार देता है। अब जब टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या आता है, नष्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई उसे बी लिम्फोसाइट को मैसेज पहुंचाने वाला नहीं है कि कोई पैथोजन आ रहा, कोई भी रोग डिजीज आ रहा हमारे शरीर को इन्फेक्शन करने के लिए। लिम्फोसाइट में ही कमी है तो सिर्फ कोई बोल नहीं पाएगा, तो कोई भी रोग हो जाएगा। एड्स में क्या होता है? जनरली इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। एड्स में क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसका रोकथाम होता है, ठीक है। एड्स को कभी ठीक नहीं होता, इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला। सबसे खतरनाक कोरोना वायरस आया, इसका वैक्सीन निकल गया, लेकिन एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक। HIV निर्माण का फैक्ट्री कहा जाता है। HIV निर्माण का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइक्रोफेज का। और माइक्रोफेज पे ही सबसे पहले HIV अटैक करता है। उसके बाद किस पे करता है? हेल्पर टी पे करता है, हेल्पर टी सेल पे करता है, ठीक। हेल्पर टी सेल पे करता है HIV, पहले माइक्रोफेज पे अटैक करता है, उसके बाद हेल्पर टी पे। और इसका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन चल रहा है, लोग इस पे जो है ना पूरा फोकस कर रहे हैं, सरकार एंड नाको, जिसे नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कैंसर। कैंसर किसके कारण होता है? ऑन्कोजिन्स वायरस के कारण, ये भी एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसका टेस्ट कौन सा किया जाता है? बायोप्सी, PCR। और कैंसर टू टाइप का होता है, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल को इफेक्ट नहीं करता। अगर हमारे मान लो स्टमक में कैंसर है तो वो स्टमक में ही रहेगा, और वो हमारे चेस्ट पे नहीं जाएगा, हमारे हैंड में नहीं आएगा, हमारे क्या क्या कहते हैं, हमारे फीमर में नहीं आ जाएगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है? अगर एक सेल, ये इन्फेक्शन है, इसके आसपास जितना सेल है ना, इसके आसपास जितना सेल है सबको इन्फेक्शन कर देगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक। और कैंसर 3 टाइप का होता है, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया एंड सार्कोमा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस एक टॉपिक बचता है, ड्रग्स वाला, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ रीडिंग करना है, इसके बारे में कुछ है नहीं है। पढ़ाई में कम से कम 30 से 35 मिनट समय लगेगा, और क्वेश्चन सिर्फ वही एक क्वेश्चन पूछेगा, एक से एक क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोग स्टैटिक रीडिंग कर लीजिएगा ड्रग्स वाला। बाकी मैं यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। ऑल द बेस्ट।